तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आज का क्लास जो है हम लोगों का वो अंतर्राष्ट्रीय समकालीन राजनीति के ऊपर है। और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात की जाए तो समकालीन का मतलब होता है ऐसे जो समय जिसमें हम वर्तमान समय के मुद्दों की बात करें, वह वर्तमान समय वैश्विक स्तर पर मतलब विश्व स्तर पर किसी भी मुद्दे को लेकर के जो घटनाएं घटित हो रही हैं और उसका राष्ट्र राजनीति पर या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी को हम समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रूप में या समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में पढ़ते हैं, उसके मुद्दे को पढ़ते हैं। तो सिलेबस में जो 11वीं बी में जो सिलेबस में है उसमें आतंकवाद है, वैश्वीकरण है जिसको भूमंडलीकरण भी बोलते हैं, परमाणु प्रसार है और दक्षिण दक्षिण संवाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार है तथा क्षेत्रीय संगठन है। इतने जो सिलेबस में इतने सारे यूनिट दिए हुए हैं, उन यूनिट के आधार पर मतलब 4 यूनिट में जो दो बिंदु दिए हुए हैं 4 यूनिट में, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आतंकवाद की कि ये आतंकवाद होता क्या है। सबसे पहले हम आतंकवाद के बारे में बात करेंगे। आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्यों घटनाएं घटती हैं, या आतंकवादी घटना होने से किसी भी राष्ट्र राजनीति पर या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जिसमें सामूहिक सुरक्षा जैसे विषय आते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो आतंकवाद है यह लैटिन शब्द से बना है और लैटिन शब्द के टेररिज्म के जो अंग्रेजी का शब्द है, लैटिन शब्द में जो टेरर शब्द आया है और डिटेर जो शब्द आया है उससे उत्पन्न हुआ है। टेरर शब्द का होता है मतलब होता है भय से कांपना या भयभीत होना, और डिटेर का मतलब होता है भयभीत होना। तो डिटेर और टेरर दोनों मिल करके टेररिज्म का निर्माण करते हैं, और टेररिज्म का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ में कि अपने कार्यों द्वारा लोगों को हानि पहुंचाना। वह हानि हिंसात्मक हो सकती है, तकनीकी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक तरीके से हो सकती है। भय पैदा किया जा सकता है, वह भय जो है जैसा कि मैंने बताया हिंसा के माध्यम का भय हो सकता है, तकनीकी का भय हो सकता है, या उनको इस तरह से ऐसी स्थितियों में आया जाए कि ला दिया जाए किसी भी देश को या किसी भी देश के समुदाय को कि वह भयभीत हो, और वो जब भयभीत हो तो जो भयभीत करने वाला जो दूसरा पक्ष है वह इस काम में सफल हो जाए, और सफल होने के बाद अपने कार्यों को इस तरह से अंजाम देता रहे कि वह अपने एजेंडा को लागू करे, अपने जो नीतियां हैं उसको लागू करने का प्रयास करे या अपने नीतियों को किसी देश पे थोपे। तो यह एक प्रकार से आतंकवाद की श्रेणी में इसको माना जाएगा। आतंकवाद, आतंकवादी का नाम सभी लोग सुने ही होंगे कि किस तरह से समाज में वो भय फैलाते हैं या किसी देश में भय फैलाते हैं। तो पहले क्या था कि हिंसा का सहारा लिया जाता था आतंकवादी गतिविधि के लिए, और अब क्या होता है, अब जो हिंसा है वह हिंसा तो है ही है, लेकिन अब तकनीकी का भी सहारा लेते हैं। एक आतंकवाद का नाम जब हम समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें तो आजकल देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो साइबर टेररिज्म, मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध फैलता है वो बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। लेकिन उससे पहले हम हिंसात्मक आतंकवाद का भी बात करते हैं। हिंसा से कोई भी देश बचा नहीं है। भारत देश में तमाम आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं जो पड़ोसी देश के माध्यम से होता है, या 2002 में या 2001 में जो गतिविधियां घटी वैश्विक स्तर पर या भारत में, वो आतंकवादी कर्तव्य या आतंकवादी कृत्य जो आतंकवाद के तरफ से किया जाता था, उनका जो कर्तव्य था कि देश में टेरर फैलाना या आतंक फैलाना, उसमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर लोग हर देश इकट्ठा होकर के इसको रोकने में सक्षम भी हुए हैं। सबसे पहले आतंकवादी घटना जब 21वीं शताब्दी के शुरुआत में जो सबसे पहले होती है तालिबान द्वारा, अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसके द्वारा, जब अमेरिका में सितंबर 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हवाई जहाज के माध्यम से हमला करके दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर को गिराया जाता है, तब विश्व में एक नए तरीके से आतंकवाद का रुख देखने में मिलता है कि किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को या किसी शांत व्यवस्था को तोड़ने में पूरी तरीके से सक्षम है। और उसके बाद से ही
सभी देश लगभग सतर्क हो गए और अपने यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए तमाम प्रयास करने लगे। उसी प्रयास का परिणाम था कि अब आतंकवादी गतिविधियां उस माध्यम से, हिंसात्मक माध्यम से ना होकर के उन्होंने अपना रास्ता बदला है और वह पूरी तरीके से रास्ता बदल करके अब तकनीकी का सहारा लेते हैं। तो आतंकवादी शब्द से निंदात्मक अर्थ शब्द उत्पन्न होता है। कोलंबिस और वाल्फ जो इसके प्रमुख विचारक, उन्होंने कहा है कि आतंकवादी संगठनों की अधिक तथास्थ मूल्य मुक्त परिभाषा में उन्हें राज्येतर अभिकर्ता कहा जाता है। मतलब कि राज्य से भिन्न जो एक एजेंट होते हैं उनको राज्येतर अभिकर्ता कहा जाता है, जो कतिपय राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और गैर परंपरागत और हिंसा की रूढ़िगत तकनीकें का प्रयोग करते हैं। और चूंकि राज्येतर अभिकर्ता कहा जाता है, तो राज्येतर अभिकर्ता में हम मानेंगे कि हालांकि राज्य भी कहीं ना कहीं हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। जैसे पाकिस्तान का ISI है, वह अक्सर सुनने में आता है कि पाकिस्तान का जो ISI है वह गतिविधियों में लिप्त है और भारत में जो घनी आबादी वाले शहर हैं उसमें वो हिंसात्मक गतिविधियों को फैलाने में हमेशा से कामयाब रहा है और उसको भारत ने रोकने का भी प्रयास किया है पूरी तरीके से। और लेकिन कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। वह ISI चाहे समुद्री रास्ते से भारत में आते हैं, चाहे नेपाल के रास्ते से आते हैं, लेकिन वो आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है अभी भी देखा जा सकता है। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आतंकवादी गतिविधियों से पूरी तरीके से मुक्त हो पाया है। कुछ ही देश हैं जहां पर जो पूरी तरीके से समुद्री सीमाओं से और वायु सीमाओं से तथा स्थल सीमाओं से अपने आप को, समुद्री सीमा इतनी दूर है उनकी दूसरे देश से कि वहां पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकते। वही देश अब तक बचे हुए हैं, लेकिन जिनकी सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं वहाँ आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेजी से चलती हैं। तो इसलिए अब आतंकवाद फैलाने वाले लोग भी इतने चालाक और इतने रणनीतिकार हो गए हैं कि वो तकनीकी का सहारा लेते हैं और तकनीकी आतंकवाद फैलाने में कामयाब हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो हमास जो एक ग्रुप है वहाँ का, इजराइल के, पैलेस्टीन का, और या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन है, इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है जो 1987 में आया, फिलिस्तीन में आया। इसका लक्ष्य इजराइल के स्थान पर फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करना है। तो इसको आतंकवादी कहा जा सकता है, आतंकवादी गतिविधि। लेकिन दूसरी तरफ से, दूसरे दृष्टिकोण से सोचे तो इजराइल भी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन पर इस तरह से कहर ढाता है या वहाँ के नागरिकों को परेशान करता है कि आतंकवादी लोग बनने के लिए मजबूर होते। तो आतंकवाद का दो यहाँ पर सबसे बड़े समझने की जरूरत है कि आतंकवादी घटनाएं क्यों होती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब कोई एक ग्रुप या समुदाय को वो चीज नहीं मिल पाता है जिसको उसकी आवश्यकता है, या उनके कार्यों पे कहीं रोक टोक होती है, तो हिंसात्मक आवरण ओढ़ लेते हैं, हिंसात्मक प्रकृति का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार ऐसे भी राज्य हैं या ऐसे भी देश हैं जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है या जिनके साथ अन्य देशों ने मिलकर के उस पर परेशानी का कारण बना, उन देशों के विकास में रोक बाधा बने, तो उन देशों ने भी अपने आप को आतंकवादी रुख अपनाया और कुछ समुदायों में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, या बात करते हैं फिलिस्तीन का, तो इसका भी उदाहरण दे सकते हैं। तो आतंकवाद होता क्या है? आतंकवाद कई तरीके से होता है। एक सीमा पार आतंकवाद होता है, मतलब सीमा पार आतंकवाद वो होता है जो एक सीमा से दूसरे सीमा में घुसता है। सीमा पार आतंकवाद पाक अधिकृत कश्मीर में दिखाई देता है, सीमा पार आतंकवाद बांग्लादेश के रास्ते से दिखाई देता है। तो इस तरह का आतंकवाद एक ऐसा आतंकवाद है जो स्थल मार्ग का सहारा लेकर के दूसरे देश में घुसता है और उन्माद फैलाता है। तो सीमा पर आतंकवाद से क्या होता है कि जब ये लोग आते हैं तो आत्मघाती दस्ते के रूप में आत्मघाती हथियार लेकर के आते हैं और आत्मघाती दस्ते के रूप में अपने आप को इस तरह से रखते हैं कि उनके जान जाने से ये होता है, ये भय उत्पन्न होता है। मतलब उनके सिर पे कफन बांध के आते हैं, सोच के आते हैं कि हमको जाके आतंकवादी गतिविधि फैलाना है, तो इसके लिए वो तैयार रहते हैं। पकड़े भी जाते हैं तो वो ये पकड़े गए तो उनके ऊपर मुकदमा चलता है। तो कुछ लोग कोशिश करते हैं कि अपने आप को गोली मार लेते हैं ताकि पकड़े न जाए। क्योंकि जब मुंबई में ताज होटल की जो आतंकवादी घटना थी, वो बहुत बड़ी घटना थी, जब जिसमें भारत देश ने सबक लिया। तो भारत देश ने सबक लिया और सबक लेते हुए भी
उस भारत देश ने एक निश्चित किया कि जो ये घटना है नवंबर 2008 की, इसको हम कहीं रिपीट ना होने दें। तो ये जो ताजमहल होटल था, जो मुंबई का ताज होटल जिसको कहते हैं, ये जो घटनाएं घटी 2008 में, तो इससे भारत ने सबक लिया और उसमें से जो भी आतंकवादी थे उनको, कुछ लोगों को पकड़ा, कुछ आतंकवादियों ने अपने आप को स्वयं मृत्यु के घाट पर उतार लिया, कुछ लोग पकड़े भी गए, कुछ लोगों को गोली मारी गई। 175 लोग मरे थे इसमें, नागरिक, जिसमें से 9 जो आतंकवादी थे वो भी मारे गए थे। और इसका जो मोटिव था एक प्रकार से इस्लामिक टेररिज्म का था। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया है कि किस प्रकार से भारत पे भी हमला हुआ। रिसेंट हमला जो हुआ वो 2008 का ही माना जाएगा, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी जैसे लोग शामिल थे। और उससे पहले 2001 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में या यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो 2001 का हमला था। तो इन हमलों के चलते जो 9/11 जिसको कहते हैं, 9/11 का मतलब यहाँ समझने की जरूरत है। 9/11 क्या है? 9/11 वही है जो सितंबर 2001 में आया था। इसका मुद्दा यह था कि किस प्रकार से तालिबानी जो एक गुट था, वो ओसामा बिन लादेन के माध्यम से उस गुट को बढ़ाया गया और उसने किस प्रकार से हमला करने में जो है सफलता पाई अमेरिका में 2001 में सितंबर में, वह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इसके हमले के बाद विश्व संगठन, विश्व समुदाय एक हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद द्वारा एक रिजोल्यूशन पास होता है। रिजोल्यूशन मतलब अनुमोदन पास होता है। वह रिजोल्यूशन संख्या था 1373। इसके तहत ये वह तुरंत हमले के 20 दिन बाद ही रिजोल्यूशन उसको मतलब अपने जगह पे आ गया था, जिसमें ये माना गया कि इस रिजोल्यूशन के माध्यम से जो टेररिज्म है उसको किस प्रकार से हम रोकें, और जो ऐसी घटनाएं हैं जिसमें देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तो सभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश थे 193 192 सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने जो रिजोल्यूशन था 1373, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 7 में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत का वर्णन है, उसी के तहत ये रिजोल्यूशन पास हुआ 1373। और उसके तहत ये आया कि हम कोई भी देश पर यदि आतंकवादी हमला होता है तो उसको सामूहिक सुरक्षा का खतरा माना जाएगा और दूसरे और अन्य देश मिलकर के उस सामूहिक सुरक्षा के खतरे को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार से जो रिजोल्यूशन 1373 है यह पास हुआ और सभी देशों ने उसी समय, सभी देशों ने, भारत ने भी इसके तहत अपने देश में कानून बनाने में सफलता प्राप्त की। और फिर भी इस कानून बनने से आतंकवादी घटनाएं रुकी नहीं। फ्रांस हो, चाहे इटली हो या ग्रीस हो, आतंकवादी घटनाएं घटती रही हैं। भारत में जैसा कि मैंने बताया 2008 में ताज होटल पे जो आतंकवादी हमला था वो भी मतलब घटित हुआ। तो आतंकवादी घटनाएं घटती रही हैं, लेकिन देश भी इसको, या विदेश में सभी लोग या देश विदेशवासी मिल करके, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, सभी लोगों ने इस हिंसा पर काबू पाने का प्रयास किया है, लेकिन अंदर अंदर ये चलता रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया, आतंकवाद कहाँ से आता है? सीमा पार हो गया, मतलब सीमा के माध्यम से, बॉर्डर के माध्यम से। और एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है कि एक विश्व में कहीं बैठे हैं और दूसरे देश पर हम अंदर अंदर से उनको इस तरह से व्यवहार को तैयार करें कि दूसरे देश में जा करके अपनी गतिविधियों को अंजाम दें। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। आज जैसा कि मैंने बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम सभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के शिकार हैं। भारत, रूस, श्रीलंका, नेपाल और कुछ देश ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के शिकार हैं। और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है यह कैसे चलता है? इसका चलाने वाला कहीं और बैठा होता है, ये कहीं और अंजाम दिया जाता है। इसके रुपए पैसे का लेन देन, चलाने के तरीके, तकनीकी सहयोग सब आपस में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं वो बहुत हद तक कामयाब हो जाती हैं, लेकिन विश्व समुदाय में या अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, मिलजुल करके इसके विरोध में उतरे। तो आतंकवादी
जो होते हैं आतंकवाद जो है समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बहुत बड़ा मुद्दा है, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको रोकने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि विश्व समुदाय को एकजुट हो करके जो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से जो कानून बनाए गए हैं या अपने देशों के स्वयं के कानून हैं, उस पर अमल करने के लिए देश की नेतृत्व को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलजुल करके इसको अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है इसको कम करने के लिए इकट्ठा आना पड़ेगा, सभी को एकता दिखानी पड़ेगी। और ये नहीं है कि भारत पे हमला हुआ तो दूसरा देश हंस रहा है या दूसरे देश पे हमला हो रहा है तो भारत देश को खुशी महसूस हो रही है। यदि सभी देश ऐसा करेंगे तो आतंकवादी अपने नीतियों में सफल होंगे और लोगों को भयभीत करने में सफल होंगे। तो आतंकवाद का कोई अपना जो एक इनका लक्ष्य होता है उसको तोड़ने के लिए जो भी इनके रास्ते होते हैं उनको देश को समझना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझना पड़ेगा, उसको पूरी तरीके से रोकने के लिए कामयाब होना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आतंकवाद बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इकट्ठे होने की जरूरत है। इकट्ठे हैं भी, लेकिन उसमें चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सभी देश इकट्ठे हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि तकनीकी का लेन देन, तकनीकी के माध्यम से यदि अमेरिका के पास कोई तकनीक है या भारत ने कोई तकनीक विकसित की है तो उसका साझा सहयोग होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय आधार पर जो आतंकवाद की घटनाएं घटित होती हैं उसको रोका जा सके। तो जो आतंकवादी हमले हैं या सीमा पार आतंकवाद है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंकवादी घटना होने से एक तो देश में, किसी भी देश में भय का वातावरण तो होता ही है, साथ में कुछ दिनों के लिए अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और चूंकि नागरिक डर जाते हैं या जो बिजनेस कम्युनिटी है वो डरती है सब चीज़ों से, घटनाओं से, तो उसको कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आतंकवादी गतिविधियों को होने से बिल्कुल अपने आप की दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करके उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, होने से रोका जाए। इसलिए आतंकवाद एक अपने आप में एक ऐसा सर जी माइक म्यूट हो गई है आपकी। आपकी माइक म्यूट हो गई है। आवाज आ रही है? हाँ, तो आतंकवाद के बारे में मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे भूमंडलीकरण की। भूमंडलीकरण होता क्या है? तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जो जिसके द्वारा एक जो व्यापारिक क्रियाकलाप है विश्व स्तर की, वह विश्व बाजार जो है वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यह विश्व बाजार आजकल केवल बॉर्डर ट्रेड नहीं है। आजकल विश्व बाजार एक बैठे बैठे जो सामान बेचने की जो कला है, या जो बैठे बैठे किसी भी तकनीक को दूसरे देश में पहुंचाने की कला है, तकनीकी का सहारा लेकर के अपने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरी करने में जो सक्षमता है, यह सक्षमता भूमंडलीकरण का एक पर्याय है, भूमंडलीकरण का एक रूप है। और राष्ट्रीय बाजार को विश्व बाजार के रूप में बदलने की प्रक्रिया को ही हम भूमंडलीकरण कहते हैं। इसका आरंभ ये देखा जाए तो 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पूरे समय करने पे चरम पे आने लगा। तो वैश्वीकरण होता क्या है? वैश्वीकरण का मतलब है, एक सरल शब्दों में समझा जाए तो राष्ट्रीय बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परिवर्तित करना है। मतलब आज हम यदि जूम के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं तो इस जूम का जो मुख्य जो इसका हेडक्वार्टर है वो चाइना, अमेरिका में स्थित है, और उसका जो ऐप हम प्रयोग कर रहे हैं वो भारत में कर रहे हैं, उसके द्वारा हम अपने बातों को एक दूसरे से समझा पा रहे हैं। तो भूमंडलीकरण को इस तरह समझने की जरूरत है कि हम इस प्रकार से अपने व्यापार को या अपने ट्रेड को ऐसे रखें या अपने कार्यों को या तकनीक को ऐसे बनाएं कि वो पूरे विश्व में फैले और विश्व समुदाय उसका प्रयोग करे।
तो एक हरमन थे, एडवर्ड यस हरमन, उन्होंने कहा कि जो भूमंडलीकरण है वो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसको अंग्रेजी में मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, कारपोरेशन बोलते हैं, के फैलाव की सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब कि यह सक्रिय रहता है तथा साथ ही साथ आर्थिक संबंधों की एक संरचना है जिसका निरंतर विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से भूमंडलीकरण क्या है? राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार। तो राष्ट्रीय सीमाएं हमारी आजकल ऐसा नहीं है कि तकनीकी युग में राष्ट्रीय सीमाएं बहुत दूर दूर हैं। तकनीकी युग में राष्ट्रीय सीमाएं बहुत छोटी हो गई हैं, बहुत दूर नहीं रह गई। हम उदाहरण लें अमेजन, जो वित्तीय ऑनलाइन वेबसाइट है अमेजन, जो सभी लोगों ने सुना होगा, या कहीं और है, लेकिन इसके माध्यम से हम एक दूसरे के उत्पाद या देश में ही अपने उत्पाद या अपने उत्पादों को बाहर भेजने का तरीका या बाहर से कोई सामान मंगाने का तरीका, ये सब आजकल दिखाई दे रहा है, ये समकालीन नहीं। तो इसमें जो भूमंडलीकरण है या केवल व्यापार से ही नहीं है, भूमंडलीकरण तकनीक का भी है। हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में तकनीकी का टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं जो बहुत परिष्कृत हो चुकी है। इस परिष्कृत मतलब बहुत उच्च कोटि की इस तकनीकी के माध्यम से हम वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हथियारों की बात है, विश्व स्तर पर यदि कोई हथियार तैयार होता है तो भारत भी ये चाहता है कि वो हथियार हमारे पास हो, या भारत भी इसको विकसित करना चाहता है। यदि हम हमारे लिए कोई रक्षा सौदों में कोई विमान, लड़ाकू का विमान यदि कहीं से खरीद रहे हैं, चाहे राफेल की बात हो, तो क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास भी उन्नत कोटि के हथियार हों। तो बाजार ही नहीं, रक्षा में, बाजार में, फैशन में, ठीक है, फैशन हो गया, तकनीकी हो गया, इंटरनेट हो गया, कोई भी चीज है, सभी चीजों में हमको वैश्वीकरण का बोलबाला दिखाई देता है। तो जो इससे क्या होता है, इससे जो प्रभाव होता है वो देश के सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता ही है, तथा वैश्विक स्तर पर जो कि एक औद्योगिक, व्यापारिक और जो राजनीतिक संबंध है यह भी प्रभावित होता है। अब वैश्वीकरण के ही द्वारा हम ये मान सकते हैं कि हम चीन का कितना भी विरोध करते हैं या चीन के चाहते हैं कि चीन के उत्पादों को ना लें, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका सबसे बड़ा एक पक्षधर है कि हम अपने सामानों की बिक्री कैसे करें, या दूसरा देश हमारे सामानों की बिक्री को, अपने देश का जो सामान है हमारे देश में बिक्री कैसे करें। तो एक टैरिफ एंड ट्रेड है, यह इसके नियम हैं, इसके लिए तमाम रास्ते बनाए गए हैं, इसके लिए एग्रीमेंट हैं, साझा जो एक समझौता है वह इस पर दस्तखत किए हैं, एक दूसरे के हस्ताक्षर हैं सभी के रिपोर्ट पर। तो इस प्रकार से हम जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण केवल बाजार ही नहीं, अभी तो तकनीकी और जो सीमा पार अन्य गतिविधियां हैं वह सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और औद्योगिक चीजों को एक देश से दूसरे देश को प्रभावित कर रही है। वही है वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। अब क्या है, आज माना जाए तो आज का बाजार जो है कैसा है, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट। एक आंकड़ा है कि 1960 के दशक में 71.5 करोड़ व्यक्ति रोजगार की दृष्टि से दूसरे देशों में गए थे। अब यह संख्या कितनी हो गई है? 75 करोड़ व्यक्ति की बात है। अब यह संख्या सीधे 1 अरब के ऊपर पहुंच गई है। तो 1 अरब से ज्यादा लोग एक दूसरे देश में हैं, एक दूसरे देश में अपना श्रम दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। हमारे बहुत से लोग अमेरिका में हैं, नेपाल से बहुत से लोग भारत में हैं, श्रीलंका के बहुत से लोग भारत में हैं, चीन के लोग भारत में हैं, हमारे बहुत से लोग चीन में काम करते हैं, तो यूरोप में काम करते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे लोग अमेरिका में काम करते हैं, लैटिन अमेरिका के। तो सभी जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है भूमंडलीकरण के समय में या ग्लोबलाइजेशन के समय में, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय निगम है उनकी भूमिका बढ़ गई है। उस भूमिका ने क्या किया है, पूंजी और मुद्रा पर जो एक नियंत्रण था, एक देश का बोलबाला था, वह मुक्त व्यापार के माध्यम से, फ्री ट्रेड के माध्यम से पूरी तरीके से इसमें बदलाव आ गया है। और यह एमएनसीज जो थे, इन्होंने जो फ्री ट्रेड को जो बढ़ावा दिया, उसके माध्यम से दूसरे देशों को भी लाभ पहुंचा है। तो विश्व व्यापार केवल व्यापारिक ट्रेड से ही संबंधित नहीं है, तकनीकी भी है। आज विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो मायने हैं, उसने भौगोलिक दूरी को कम कर दिया, जैसा कि मैंने बताया, इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह लीजिए।
जो श्रम बाजार है उसकी मांग पूरा करने के लिए कई व्यवस्थित माध्यम तैयार हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ग्लोबल कल्चर का विकास हुआ है। कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज हम लोग सोशल मीडिया पर बैठे बैठे जो अमेरिका के गाने सुन सकते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका की फिल्मों को, आज जो अमेरिका में फिल्म रिलीज हुई उसको हम 5 दिन बाद अपने यहाँ यूट्यूब में पे करके उसको देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब क्या है? नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, ये सब क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ग्लोबल जो कल्चर है वो हम सीख रहे हैं। वहाँ के गाने, यहाँ के बच्चे, जो युवा पीढ़ी है उसको पसंद कर रही है। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, भरतनाट्यम है, जिसको अमेरिका में पसंद किया जा रहा है, यूरोपियन देशों में पसंद किया जा रहा है। पॉप संगीत हमारे यहाँ आ रही है, और हमारे यहाँ के बॉलीवुड के फिल्में जो है दूसरे देशों में जाकर के अच्छा काम कर रही है। जैसे हाल ही में यदि हम उदाहरण के रूप में ले लें, ग्लोबलाइजेशन को किस प्रकार से हम देखते हैं, तो पठान फिल्म का जिक्र करें। पठान को यहाँ पर विरोध हुआ, लेकिन जब रिलीज हुई तो काफी उसने बिजनेस किया, और उसी के माध्यम से हम देखें कि दूसरे देशों में भी इसका जो है प्रचार प्रसार हुआ, वहाँ के लोगों ने देखा। तो कहीं ना कहीं कभी कभी विरोध करने से भी चीजें आगे बढ़ जाती हैं, जो दूसरा एक मुद्दा है। लेकिन ये देखा जाए कि हम किस प्रकार से अपनी चीजों को दूसरे देशों में ले जाने तक सक्षम हो पाते हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट का है। उसके माध्यम से हम चीजों को एक दूसरे देशों तक पहुंचा पा रहे हैं। आज विश्व में उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास है। कंज्यूमर जो कल्चर है, वैश्विक लेवल का, ग्लोबल लेवल का कंज्यूमर कल्चर है, उसमें हम किस प्रकार से अपने आप को बढ़ाने में सक्षम हो पाए हैं, इसका ताजा उदाहरण ये है कि कंज्यूमर कल्चर के माध्यम से हम अपने सामानों को दूसरे देशों तक पहुंचा रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन से हम दूसरे देशों से मोल भाव करके उसको अपने यहाँ खरीद रहे हैं। और तो इस प्रकार से इसका एक कंज्यूमर कल्चर भी कहीं ना कहीं एक बढ़ा है। हम अच्छी अच्छी चीजें खरीदने में सक्षम हैं। जो मोबाइल या जो लैपटॉप यहाँ नहीं मिलता है विदेशी कंपनियों का, उसको हम ऑनलाइन मंगाने का प्रयास करते हैं। या जो भी दुकानदार हमको सामान देते हैं, ऐसा नहीं है भारत में सभी चीजें बन रही हैं या विदेशों में सभी चीजें बन रही हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। ये आजकल अंतर्राष्ट्रीय मेलजोल का समय है, अंतर्राष्ट्रीय घुमंडलीकरण का समय है, इसलिए सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। और कोई भी देश किसी देश से केवल इतना कह सकता है कि हम आपके साथ संबंध तोड़ देंगे, लेकिन वो लंबे समय तक संबंध तोड़ करके अपने आप को मजबूत नहीं कर सकता है। जैसे भारत ने जब 1998 पर परमाणु टेस्ट किया था, तब कई देशों ने भारत पर रोक लगाई थी, व्यापारिक रोक, कि भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत का जो मार्केट है, भारत का जो एक बाजार है, बहुत बड़ा है, बहुत लोग उसमें अपना आमदनी है, बहुत लोग अपना सामान लेते, खरीदते, बेचते हैं। यदि हम भारत को छोड़ देंगे तो हमारा इकोनॉमी भी प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से अब देश एक दूसरे पर पूरी तरीके से निर्भर है। यही निर्भरता वैश्वीकरण को बढ़ाने में सफल भी हुई है। तो शिक्षा का भी उन्मूलीकरण हुआ है। आप देख लीजिए, अभी भारत ने लगभग 700 या 800 यूनिवर्सिटियों को, विदेशी यूनिवर्सिटियों को न्योता दिया है कि हमारे यहाँ आकर के कैंपस खोलें। मतलब कि विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं हमारे यहाँ आकर के कैंपस खोलें, अपने ब्रांच खोलें। यहाँ के छात्र जो है ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी के ब्रांच में, जब यहाँ के छात्र यहीं पर भारत में ही पढ़ने लगेंगे तो उनको विदेश जाने का मौके जो रहेंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन विदेश जाने के लिए इतना ज़्यादा हमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा रुपया पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, जब वही शिक्षा यहाँ पर भी सुलभ होगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि इसका दूसरा पहलू यही होगा कि देश निजीकरण का मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। तो इसका हानि तो होगा, लेकिन हम एक उच्च स्तरीय लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे भूमंडलीकरण के माध्यम से। तो दोनों पहलू, पॉजिटिव, निगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक दोनों पहलू हैं। तो इस प्रकार से जो भूमंडलीकरण है वह शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, श्रम बाजार, साइंस, टेक्नोलॉजी, व्यापार सब में दिखाई देता है। और हमारे यहाँ के लोग अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं। अमेरिका में जो गूगल जैसी कंपनी है, जिसका जो CEO है सुंदर पिचाई, वो भी भारतीय है। भारत में बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी मास्टर हैं, या ये कह लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय
जो एक इंटरनेट की समझ है भारत में, जो आज युवा पीढ़ी जो इंजीनियर है, जो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रही है टेक्नोलॉजी की, वह यूरोप तथा अमेरिका में जाकर के अपनी सेवाएं दे रही है। तो ये क्या है, एक जो डॉक्टर इंजीनियर विदेशों में जा रहा है या बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये भी भूमंडलीकरण के माध्यम से ही संभव हो पाया है। तो भूमंडलीकरण का मुख्य मुद्दा यही है कि भूमंडलीकरण के माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि देश का जो अपनी नीतियां हैं या जो किसी अन्य देश की अपनी नीतियां हैं, वह नीतियां इस प्रकार से बनाई जा रही हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक देश दूसरे देश के साथ सहयोग करें और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने जो व्यापारिक लक्ष्य हैं उसको पूरा करने का प्रयास करें, जो उसके अन्य लक्ष्य हैं उसको, जो सांस्कृतिक और सहयोगात्मक लक्ष्य हैं उसको भी पूरा करने का प्रयास करें। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से विश्व अर्थव्यवस्था की कई रुकावटें दूर हुई हैं, व्यापार में खुलापन आया है, खुलापन मतलब ओपननेस, और विदेशी निवेश के प्रति उदारता में वृद्धि हुई है। तो एक भूमंडलीकरण का एक पहलू और भी है, निवेश, जिसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में FDI बोलते हैं। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मतलब हम विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ आए, अपनी कंपनियां लगाएं। तो ये भी कैसे संभव हो पाया है, वैश्वीकरण के ही चलते हो पाया है। एक मार्केट में ओपननेस आया है, फ्री ट्रेड आया है, इसके चलते जो व्यापार क्षेत्र में उदार नीतियां हैं, इसके चलते सब सफलता पाई है। तो जैसे कि जेट विमान के आविष्कार से, उपग्रह से, इंटरनेट की वजह से जो देश की सीमाएं हैं वो अर्थहीन हो गई हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार का उदारीकरण हो गया है, राष्ट्रीय संप्रभुताएं सीमा विहीन होने लगी हैं, दुनिया सिकुड़कर एक विश्व ग्राम बन गई है, मतलब वर्ल्ड विलेज। इसने विश्व अर्थव्यवस्था को बहुत स्तर तक परिवर्तन कर दिया है। आज विश्व व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय निगमों का, मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का कब्जा है, और जो सकल घरेलू उत्पाद था विश्व व्यापार में भागीदारी जो है 12% से बढ़कर 18% हो गई है। और जो 1996 तक आते आते जो विश्व व्यापार में प्रतिदिन का लेन देन था वो 1200 अरब डॉलर, अरब डॉलर, यहाँ डॉलर का मतलब है अमेरिकी डॉलर से, तो इतना तक पहुंच गया, इतने रुपए तक। तो जो एक वैश्वीकरण है इसके द्वारा एक संप्रभुता का बहुत ज्यादा कोई मायने नहीं रख गया है, स्वायत्तता का, ऑटोनॉमी का कोई मायने नहीं रह गया है, स्वतंत्रता की संकीर्ण परिभाषाएं समाप्त हो गई हैं पूरी तरीके से। फ्री ट्रेड और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो रुकावटें थी वो कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया गया है। हालांकि इसको विपक्ष में तर्क भी दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है या वैश्वीकरण का जो एक बोलबाला है वह कमजोर देशों के लिए हानिकारक है और विकसित देशों के लिए लाभदायक है। तो इस पर एक इसकी आलोचना की जा सकती है, विकसित देशों के लिए हानिकारक तथा जो विकासशील देश हैं उनके लिए हानिकारक तथा विकसित देशों के लिए लाभदायक है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण भी हो गया। अब हम बात करेंगे परमाणु प्रसार की। परमाणु प्रसार जो अगला टॉपिक है, इसमें बात करेंगे परमाणु प्रसार होता क्या है। तो परमाणु प्रसार की बात करें, परमाणु प्रसार होता क्या है। परमाणु का जब हम बात करेंगे तो हम परमाणु एनर्जी की बात करते हैं, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी क्या है, जो हाइड्रोजन, हीलियम है या यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इसके चलते जो एक ऊर्जा निकलती है, यह ऊर्जा इतनी पर्याप्त मात्रा में पूरी विश्व व्यवस्था की जो कमियां हैं, एनर्जी के संकट है, उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि इस परमाणु के माध्यम से हम जो इसका एक अस्त्रों का निर्माण करते हैं या हथियारों का निर्माण करते हैं, वह बहुत ही घातक है और विश्व शांति के लिए एक पूरी तरीके से नकारात्मक पक्ष अपना रखता है परमाणु हथियारों का प्रसार। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था तो उसमें जापान का जो 1941 का अमेरिका पर पर्ल हार्बर का हमला था, उसका बदला लेने के लिए जब 1945 के अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान पर अमेरिका ने अपने परमाणु बम गिराए, तो ये बात निकल के आई कि परमाणु हथियारों का कितना बड़ा दुरुपयोग भविष्य में हो सकता है। तो इसके लिए जो एक नीति बनी, एक जो इसके लिए विश्व स्तर पर एक सामंजस्य बना, एक
समुदाय बना जिसने कहा कि परमाणु हथियारों का प्रयोग जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और परमाणु का प्रयोग शांति के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? शांति के लिए होना चाहिए। कि परमाणु जो है एक ऐसी चीज है, यदि हम उसका प्रयोग शांति के लिए नहीं करेंगे तो परमाणु हथियार के रूप में परमाणु हमारे लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। तो जो टेक्निक है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो परमाणु प्रसार की टेक्निक है या तकनीकी है, उसके माध्यम से हम परमाणु को शांति के लिए परमाणु प्रसार का प्रयोग करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। अशांति के लिए यदि हम प्रयोग करेंगे, युद्ध के लिए परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे तो भविष्य में ये बहुत घातक होने वाला है। लेकिन जब शीत युद्ध चल रहा था 1945 के बाद, जब विश्व दो ध्रुवों में बटा था, एक का पक्ष अमेरिका ले रहा था, दूसरा का पक्ष सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है, तो दोनों देशों ने अपने यहाँ इतने हथियारों का प्रसार कर लिया था, इतने परमाणु बम बना लिए थे कि इन दोनों देशों के पास 9,000 परमाणु बम थे, जिसमें 1970 के दशक में दोनों देशों ने एक सहमति बनाई। दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियारों को आधा करने का प्रयास किया, कटौती की, नष्ट किया। लेकिन फिर भी जो इनके अभी भी परमाणु को इनका भंडार है, हथियारों का भंडार, वो विश्व में सबसे ज्यादा अमेरिका और रूस के पास है। उसके बाद जर्मनी या अन्य देशों का नंबर आएगा। और भारत के पास भी परमाणु क्षमता है। भारत ने 1974 में सबसे पहले परमाणु हथियार का जो है प्रयोग किया, मतलब उसको लैब में टेस्टिंग की। लैब तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हाँ, जमीन के अंदर परमाणु हथियार का जो भारत ने परीक्षण किया था 1974 में, पोखरण में किया था। उसके बाद 1998 में भी भारत ने पोखरण में ही द्वितीय परीक्षण किया। तो भारत के पास भी परमाणु हथियार है, भारत भी परमाणु संपन्न देशों में है। लेकिन विश्व के जो देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत के पास एक क्षमता है। तो जो परमाणु हथियार है यह घातक है, लेकिन जो परमाणु का शांतिपूर्ण प्रयोग है, जिसका मुख्य जो प्रयोग है वह बिजली उत्पादन या एनर्जी संकट को दूर करने के लिए या ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए होता है, वह बहुत जरूरी है। एक समय था जब 2003 1-2 की बात करें, जब भारत ने चाहा कि परमाणु के प्रयोग से हम बिजली का उत्पादन करें, बिजली घर बनाएं, तो अमेरिका ने इस पर सहमति नहीं जताई थी, क्योंकि 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु हथियार का परीक्षण किया था, इसलिए अमेरिका ने सहमति नहीं जताई। तो उस समय यदि ये चीज सहमति होती तो आज भारत के पास बिजली उत्पादन क्षमता दूसरे प्रकार की होती। एक तरफ विश्व समुदाय कहता है कि कोयले उत्पादन क्षमता को कम किया जाए, कोयला से जनित जो बिजली है उसको कम किया जाए ताकि विश्व में पर्यावरण ना हो, और दूसरी तरफ ये भारत जैसे देशों पर रोक लगाने का भी प्रयास करते हैं कि परमाणु जनित या परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली जनित जो समस्याएं हैं भारत की, जो बिजली कम उत्पादन होता है, तो परमाणु जनित ऊर्जा भारत के पास ना आने पाए, जिससे भारत भी परमाणु जो एक क्लब बना है, जिसको एक एटॉमिक क्लब, न्यूक्लियर क्लब देश है, उसमें भारत भी आ जाए, तो कहीं ना कहीं विरोध भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस विरोध से कोई फायदा नहीं है। वैश्वीकरण के बारे में हम लोगों ने अभी समझा ही है। वैश्वीकरण एक ऐसी चीज है कि ये विरोध बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, और आने वाले समय में भारत को विदेशी जो ताकतें हैं, अमेरिका हुआ या रूस या ये मान लो कि यूरोपियन देश है, उनमें भारत को सहयोग करना ही पड़ेगा। तो परमाणु जो शस्त्र हैं उसके उत्पादन करने के लिए तमाम जो है कारण हो सकते हैं। अभी मैं रुकूंगा, बस 1 मिनट में शुरू कर रहा हूँ। हाँ, तो परमाणु हथियारों की बात हो रही थी। तो परमाणु हथियार जो है वह कैसे क्यों इसका उत्पादन के लिए क्या ऐसा प्रोत्साहन मिलता है? इसका प्रोत्साहन ये है कि क्यों कोई देश परमाणु हथियार बनाना चाहता
इसका सबसे बड़ा यह है कि महाशक्ति बनने की इच्छा जो होती है और बढ़ती हुई रणनीतिक स्वायत्ता जो होती है, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके लिए परमाणु हथियार लोग बनाते हैं। जैसा कि अमेरिका ने जापान पर हमला करके सिद्ध किया कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, हमारे ऊपर कोई अन्य देश देखे ना। लेकिन शीत युद्ध के समय ऐसा नहीं हुआ। रूस ने भी या सोवियत संघ ने भी अपने परमाणु हथियारों को प्रसारित किया। तो परमाणु का जो हथियार है या परमाणु का जो शांतिपूर्ण प्रयोग है, वह दोनों में अंतर है। परमाणु का शांतिपूर्ण प्रयोग यह है कि उसका जो मुख्य कार्य है, परमाणु का शांतिपूर्ण प्रयोग वह बिजली उत्पादन में हो सकता है, एनर्जी संकट को दूर करने में हो सकता है। लेकिन परमाणु का जो हथियार के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, बहुत ही विश्व की शांति के लिए, विश्व के देशों के लिए बहुत ही घातक है। तो परमाणु अप्रसार के लिए भी तमाम नीतियां बनी। परमाणु हथियारों का अप्रसार मतलब किस प्रकार से इसका जो एक परमाणु हथियार है वह किस प्रकार से इसको प्रसारित न होने पाए, उसके लिए परमाणु हथियारों पर कटौती के लिए तमाम नीतियां बनाई गई, तमाम देश ने इस पे सहमति जताई। तो युद्ध के पश्चात, जिसमें एक मात्र परमाणु शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का एकाधिकार नियंत्रण बनाए रखने के प्रयासों के आधार पर, इसके ही विरोध में शीत युद्ध के समय में सोवियत संघ ने जो अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की, परमाणु अस्त्रों के आरंभ की शुरुआत की या परमाणु अस्त्रों का निर्माण आरंभ किया, वह बहुत बड़ा आने वाले समय में बहुत घातक सिद्ध हुआ। 1970 में एक ऐसा भी समय आया, क्यूबा संकट के समय, जब लग रहा था कि दोनों देशों में परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा और जो विश्व शांति व्यवस्था है उसको रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम नहीं हो पाएगा। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्यों कोई अप्रसार ना होने पाए, इसके लिए तमाम योजनाएं बनाई गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जिसको हम यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, 1953 में घोषित शांति के लिए परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रपति आइजनहावर ने जो इसकी एक नीति प्रस्तुत की, उस पर सभी लोगों ने स्वागत किया। विश्व भर में परमाणु अस्त्रों का प्रसार रोकने के लिए परमाणु शस्त्र संपन्न जो देश थे उनके सुरक्षा उपाय के माध्यम से नियंत्रण की नीति जो लाई गई 1968 में। सबसे पहले सभी लोग ध्यान दें, 1968 में 1968 में एनपीटी, जिसको परमाणु अप्रसार संधि बोलते हैं, यह आया 1968 में। एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब कि परमाणु अप्रसार संधि 1968 में आया। इसके तहत ये कहा गया कि कोई भी देश परमाणु का प्रयोग या परमाणु जो इससे जो ऊर्जा है उसका प्रयोग जो है हथियारों के लिए नहीं करेंगे, और कोई भी देश ना आसमान में, ना पानी में, ना हवा में इसकी टेस्टिंग करेगा। ये 1968 में ही आ गया कि इसका परीक्षण लोग ना हवा में करेंगे, ना पानी के अंदर समुद्र में करेंगे, और ना ही स्थल पर करेंगे, मतलब जमीन पर करेंगे। तो इस प्रकार से इस पर रोक लगाई गई। उसके पश्चात 1996 में जो आया वह सीटीबीटी आया, जो सबसे बड़ा एक परमाणु हथियारों के रूप में रोक के रूप में आया, सीटीबीटी, जिसको कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी बोलते हैं। कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ये 1996 में आया। हालांकि भारत और कुछ देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं सीटीबीटी पर, अमेरिका ने भी नहीं किए हैं, इसीलिए भारत ने 1998 में अपने परीक्षण भी कर लिया। तो ये जो आया, इसके माध्यम से यह था कि परमाणु अप्रसार को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, परमाणु अप्रसार, प्रसार नहीं अप्रसार को बढ़ावा दिया जाए, तो ये था। उसके बाद स्टार्ट की बात है, साल्ट की बात है, ये सब चीजें देखने में आती हैं एक परमाणु हथियारों की कटौती। तो परमाणु का क्या हो, परमाणु शांति के लिए, शांति के लिए क्या हो, शांति के लिए परमाणु हो, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने तथा सोवियत संघ तथा अन्य देशों ने क्या एक बनाया IAEA, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी बनाया, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाया, जिसके माध्यम से ये था कि जो परमाणु का प्रयोग होगा, जो उसकी सामग्री होगी, वह भंडारण तथा सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होगी तथा इसका प्रयोग शांतिपूर्ण के लिए होगा। लेकिन IAEA ही किसी भी रूप में मान्यता देगा कि कौन देश विद्युत ऊर्जा के लिए
इसके माध्यम से इसका परमाणु का प्रयोग करेगा, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करेगा। तो एटॉमिक एनर्जी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग जानते हैं। एटॉमिक एनर्जी वैश्विक विद्युत संकट को बिल्कुल दूर करने में सक्षम है। जितने भी देश जो विकसित हैं उनके पास कई एटॉमिक एनर्जी के प्लांट लगाए गए हैं। अमेरिका में है, जापान में भी था, लेकिन जापान में उसकी कटौती हो रही है, क्योंकि जापान में जब सुनामी आया था तो फुकुशिमा का जो प्लांट था उसके माध्यम से जो एक प्लांट तहस नहस हो गया था। वहाँ का जो परमाणु था, जिससे विकिरण से अगल बगल क्षेत्रों में प्रभावित जो प्रभाव उसका फैला, उसके तहत जापान ने तो अब सोचा है कि आगे आने वाले समय में परमाणु ऊर्जा की निर्भरता पूरी तरह से समाप्त की जाए। लेकिन सोवियत संघ या जो वर्तमान का रूस है, अमेरिका, ये अभी इन्होंने जब से आरंभ किया अपना उत्पादन, विद्युत उत्पादन परमाणु आधारित, इन्होंने बंद नहीं किया। भारत के पास एक ही 2 जगह है, ज्यादा नहीं है परमाणु विद्युत घर। तो परमाणु का शांतिपूर्ण प्रयोग संयुक्त राष्ट्र का पहला अधिवेशन जिनेवा में हुआ। जिनेवा में माना गया स्विट्जरलैंड में कि परमाणु का जो प्रयोग होना चाहिए वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, हथियारों के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो इसकी संधि है वह 27 देशों ने जिनेवा में इसकी संधि पर हस्ताक्षर किए। तो परमाणु का शांतिपूर्ण प्रयोग 1957 में IAEA बना, लेकिन ऐसा ये संभव हो नहीं पाया। IAEA बनने के बाद भी बहुत से देशों ने अपने परमाणु परीक्षण किए हैं, और NPT के पहले भी, NPT के बाद भी, CTBT के पहले भी, CTBT के बाद भी लोगों ने अपने परमाणु हथियारों को जस का तस बनाए रखा है। कुछ कटौतियां हुई हैं, लेकिन वह कटौतियां इतनी नहीं हुई हैं इस स्तर पर कोई भविष्य में कोई युद्ध हो या कोई घटना घटे तो उसमें ऐसा नहीं है कि परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ग्रेट ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें पूरी तरीके से जो परमाणु संपन्न देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके हथियारों में कटौती आए। और जिन देशों के पास नहीं हुए चाहते हैं कि परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो जाए। बिजली तो है ही है एक माध्यम, लेकिन परमाणु हथियार उनके पास होना बहुत जरूरी है। नॉर्थ कोरिया इस पर कार्य कर रहा है, और अमेरिका ने आरोप लगाया कि इराक में भी परमाणु हथियार बन रहा है 2003 में। उसको रोकने के लिए इराक पर अमेरिका ने हमला किया, सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवाया। तो इस प्रकार से कई चीजें हैं। तो एक जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो राजनीति है, वह राजनीति जो शक्तिशाली है उसी के माध्यम से चलता है, और अमेरिका इस मामले में अभी तक सफल भी हुआ है। इसीलिए अमेरिका तथा भारत ने, अमेरिका की देखा देखी भारत में भी परमाणु जो CTBT जो कार्यक्रम था परमाणु का, जिस पर परमाणु अस्त्रों की पूरी तरीके से कटौती की बात थी, उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो CTBT पर जो हस्ताक्षर नहीं किया उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जब सभी देश कटौती करें तब भारत भी करे। ये भी बात सही है, भारत ही क्यों पहल करे। तो NPT पर भी वही बात थी, जो NPT आया था उसमें भी 1969 में यही बात थी, बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया था। तो उसी के बाद ही भारत ने 1974 में परमाणु विस्फोट किया था या परमाणु परीक्षण किया था। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि जो ये परमाणु परीक्षण है, परमाणु का हथियारों में जो प्रयोग है, इस पर पूरी तरीके से रोक लगे, लेकिन परमाणु का जो शांतिपूर्ण प्रयोग है, जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा या अन्य ऊर्जा में हो सकता है, उसमें परमाणु पर पूरी तरीके से रोक नहीं है। लेकिन IAEA की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और ये IAEA के माध्यम से ही परमाणु ऊर्जा के प्रयोग को सहमति मिलनी चाहिए। भारत ने इसके लिए प्रयास किया, और 123 नाम का एक एग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ होने संभव नहीं हो पाया। और इसका दुष्परिणाम भी हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल परमाणु हमले से ही दुष्परिणाम देखा जा सकता है, रेडिएशन जो उसका विकिरण निकलता है, लेकिन जब परमाणु ऊर्जा का कोई प्लांट जब विस्फोट होता है, किसी कारण से वह टूटता है, बिखरता है, तो उसका भी रेडिएशन कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा। तो कुल मिलाकर के परमाणु आधारित जो भी सामग्री है वह नुकसानदेह ही है, कैंसर का कारण बनता है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां इससे प्रभावित होती रहती हैं, जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी में हुआ। तो ये चीज देखने को मिलता है। तो परमाणु का प्रयोग शांतिपूर्ण होना चाहिए, परमाणु पर शस्त्र नियंत्रण होना चाहिए, और पूरी तरीके से जो परमाणु की जो शस्त्र नियंत्रण प्रणाली है उसको पूरी तरीके से
रोक लगानी चाहिए। अब परमाणु हथियार ही नहीं जो हवाई जहाज से उड़ने वाले लड़ाकू विमान से ले जाके कहीं टपकाया जाता है, वही परमाणु हथियार नहीं, बल्कि मिसाइल मिसाइल में भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें जो होती हैं उसमें भी परमाणु का हथियारों का उसके ऊपर हम उसके अंदर कहीं भी ले जा करके उसको दागने का प्रयास करते हैं, तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है प्रेरणा प्रक्षेपण जो प्रणाली नियंत्रण संधि है उस पर भी जो है उस पर भी काम होना चाहिए, और उस पर काम हो भी रहा है। और साल्ट हुआ, आईएनएफ हुआ, आईएनएफ मतलब कि जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है, इस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात थी। इस पर भी संधि आई 1987 में, और इसके माध्यम से प्रक्षेपण जो पूर्ण जो हथियार है, कम दूरी के जो प्रक्षेपास्त्र थे उनको इसमें सम्मिलित किए गए, और कम दूरी पर भी रोक लगाने की बात आई। उसी प्रकार स्टार्ट की बात है 1991 में, ये भी सफल नहीं हुई। तो एनपीटी हुआ, साल्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, एनएफ हुआ, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हुआ, एंटी बैलिस्टिक या सीटीबीटी हुआ, ये कहीं भी अपने आप में इसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। और आज भी भारत, पाकिस्तान, इजराइल ऐसे देश हैं जिन्होंने मतलब सीटीबीटी में हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिनके पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है। भारत ने 2 टेस्ट किए हैं, तो पाकिस्तान ने भी 2 टेस्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि भारत ने टेस्ट किए हैं 2 बार तो पाकिस्तान ने नहीं किया, पाकिस्तान ने भी 2 बार टेस्ट किया, और भी भारत ने जब 98 में टेस्ट किया तो पाकिस्तान ने भी 98 में ही जो है परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की। तो इस प्रकार से यदि हमारे पड़ोसी देश के पास परमाणु हथियार होगा, हमारे पास है, तो हम दोनों देश एक दूसरे को अपने दुश्मन मानेंगे, सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे। अमेरिका तो दूर है, दुश्मन से दूर है, लेकिन उन लोगों के पास इतनी क्षमताएं हैं जो 16,000 किलोमीटर तक मारने की जो क्षमता है। अमेरिका और रूस के पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, वह क्षमता शायद विश्व में किसी देश के पास नहीं है। चीन ने बनाया है आईसीबीएम, और 10,000 तक मार कर सकता है किलोमीटर तक। भारत ने जो मैक्सिमम जो बनाया है अग्नि 5 जो अग्नि मिसाइल बनाया है भारत ने, वह केवल 8,000 तक मारक क्षमता उसकी है। तो इस प्रकार से विश्व में जो ये हथियारों का होड़ है, इसमें परमाणु की बहुत बड़ी भूमिका रही है। परमाणु हथियार की इस पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए, और परमाणु का प्रयोग केवल शांतिमय चीजों के लिए होना चाहिए। तो परमाणु की बात है, इस पर मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दक्षिण दक्षिण संवाद की। तो दक्षिण दक्षिण संवाद क्या होता है, बहुत लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। दक्षिण क्या होता है? दक्षिण का मतलब यह है कि जो देश है, वो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो देश हैं, वह देश किस प्रकार से अपने आप को इस प्रकार से रखें कि जो पिछड़े देश हैं उनकी भी सहायता करें। दक्षिण दक्षिण संवाद का मतलब यही होता है कि पिछड़े देश हैं उनको भी ऐसा मौका मिले कि वो भी अपने जो राजनीति है, उनकी जो शांति व्यवस्था है, उनकी जो विदेश नीति है, उस पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े। तो विदेश नीति उनकी बनी रहे, शांतिपूर्वक रहे, इसलिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात होती है। तो ये क्या है, एक जो नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जब आई, जिसमें नियो इकोनॉमिक इंटरनेशनल या नियो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर जो आया, इसके लिए विकसित और विकासशील देशों में जो एक संवाद की शुरुआत हुई वह उत्तर दक्षिण की थी। उत्तर का मतलब अमेरिका और यूरोप देश, दक्षिण का मतलब कि लैटिन अमेरिका के नीचे वाले देश, अफ्रीका के देश तथा भारत के अगल बगल पड़ोसी देश। ये जो एक बंटवारा था, साफ अभी भी दिखाई देता है। जितने उत्तर के देश हैं जो पूरी तरीके से यूरोपियन अमेरिका तथा रूस के अगल बगल के देश हैं, और या जापान ले लीजिए, पूरी तरीके से विकसित है। इनके यहाँ ये जाने का कभी मौका मिले तो वहाँ जा करके सभी लोग देखें कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है या जो रोजमर्रा की व्यवस्था है या वहाँ का जो सिस्टम है, वो किस प्रकार भारत या भारत के अगल बगल जो देश है, साउथ एशिया जिसको बोलते हैं, वहाँ की व्यवस्था से कितनी भिन्न है। तो ये चीज स्पष्ट दिखाई देगी, पूरी तरीके से परिवर्तन दिखाई देगा। यदि कोई विदेश यात्रा का मौका मिले तो उसमें जाएं, जापान में ही लोग चले जाएं तो इसका असर स्पष्ट दिखाई देगा। जापान कहाँ है,
तो ये चीजें हैं। तो जब ये उत्तर दक्षिण के संवाद की शुरुआत हुई कि दोनों देशों में जो दूरियां हैं उसकी दूरियां मिटनी चाहिए, दोनों देशों जो उत्तर के देश हैं दक्षिण के देश में संवाद होना चाहिए, तो दक्षिण दक्षिण के संवाद की बात शुरू हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दक्षिण शब्द का प्रयोग हुआ वह साउथ एशिया, वेस्ट एशिया के देशों के लिए, मुस्लिम देशों के लिए, अफ्रीका के देशों के लिए हुआ। तो ये उत्तर देशों को हम विकसित मानने लगे जो उत्तर की तरफ है विश्व के नक्शे में। अच्छा, विश्व के नक्शे में जो नीचे की तरफ है वो हम दक्षिण, जिसको विकासशील में माना गया। लेकिन विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ जो सहयोग का जो एक इनका जो प्रयोग था वह चला, लेकिन विकासशील देशों ने यह भी सोचा कि यदि हम आपस में सहयोग करेंगे, साउथ साउथ का ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, दक्षिण दक्षिण सहयोग करेंगे, तो हमारे देश अपने आप में बहुत ही जो हमारे पड़ोसी देश हैं अपने आप को मजबूत बनाएंगे। और ऐसा है नहीं। अभी चीन भारत की अर्थव्यवस्था देख ली जाए तो विश्व की अर्थव्यवस्था बहुनी हो जाएगी, या चीन की ही अर्थव्यवस्था इतनी तेज हो गई है कि वो विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे 20 साल में दबा देने में सक्षम है। भारत की अर्थव्यवस्था अगले 30 साल में कहीं ना कहीं दूसरे नंबर से भी आगे निकल जाएगी। तो जो एक अर्थव्यवस्था का जो एक पैमाना है वह पैमाना है विकसित होने का, इसमें भारत चीन कहीं भी पीछे नहीं है। तो ये दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात है। लेकिन दक्षिण दक्षिण सहयोग में सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी पड़ोसी देश होते हैं वह जानते ही हो, जैसे गांव में ही ले लो, पड़ोसी देश को देख करके जलता है, भाई जलन की भावना देशों में भी पाई जाती है। तो यह कहीं ना कहीं ये जो दक्षिण दक्षिण सहयोग की भावना है ये पीछे रह जाती है। लेकिन फिर भी इसका जो आरंभ है इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को इतने मजबूत बनाएं, इतने तकनीकी रूप से सक्षम बनाएं कि दक्षिण दक्षिण सहयोग आगे चल करके एक जो दक्षिण के देश हैं विकसित देशों की श्रेणी में आ खड़े हैं। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग का आरंभ 1968 में सब लोग लिख लीजिए इसको, 1968 में अंकटाड सम्मेलन था जो विश्व स्तर पर जो नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ 1968 में, जिसका उद्देश्य व्यापार, विश्व व्यापार से संबंधित था। इसके बाद लुसाका में 1970 में लुसाका में और 1968 में नई दिल्ली में अंकटाड सम्मेलन में जो जिसके माध्यम से इसकी बात हुई दक्षिण दक्षिण संवाद की, कि दक्षिण देशों को भी एकजुटता दिखानी चाहिए, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह आपसी मतभेद भुलाने की बात हो, आर्थिक सहयोग हो, उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो 1976 में जितने भी गुटनिरपेक्ष देश थे, गुटनिरपेक्ष देश का मतलब यह है कि विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। जानते हैं विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट था अमेरिका का नेतृत्व कर रहा था, दूसरा गुट जो है रूस का नेतृत्व कर रहा था। तो पश्चिमी गुट पूर्वी गुट में विश्व बटा हुआ था। लेकिन इस गुट के अलावा भी कुछ गुट थे जिसको निर्गुट कहते हैं। तो निर्गुट में भारत, मिस्र तथा इंडोनेशिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी निर्गुट देशों के निर्माण में। 1950 के लास्ट के दशक में, 1950 के दशक के लास्ट के जो साल थे, अंतिम जो वर्ष थे उसमें, तो 1976 में जब गुटनिरपेक्ष एक सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन में विकासशील देशों ने आपसी व्यापार तथा सामूहिक आत्मनिर्भरता की बात की। तो यहीं से शुरुआत हुई कि किस प्रकार से दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाएं और दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ा करके हम जो एक अपना आत्मनिर्भरता है आर्थिक विकास से उसको पूरा, लक्ष्यों को पूरा करें। तो नई दिल्ली में 1981 में नई दिल्ली में 44 देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें साउथ साउथ कॉपरेशन या साउथ साउथ डायलॉग की बात की गई, सहयोग की बात की गई। इसमें सऊदी अरब, कुवैत, अमीरात से धनी देश बुलाए गए थे ताकि वे अपने गरीब भाइयों के लिए कुछ सहायता दें। गरीब भाई मतलब हम लोग का जो 1980-81 में स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो चूंकि सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात जो है तेल उत्पादक देश थे, के पास अभी भी पैसा है, पहले भी था। तो इन दोनों के माध्यम से दक्षिण दक्षिण का प्रयोजन था, इसको एक पूरी तरीके से जोड़ने की बात की गई थी। तो इसके बाद अक्टूबर 1982 में न्यूयॉर्क में G77 सम्मेलन होता है।
इस पर भी इसकी चर्चा हुई 1986 में। फिर से गुरुनिरपेक्ष देशों का जो जिम्बाब्वे में सम्मेलन हुआ, उसमें दक्षिण दक्षिण संवाद पर अधिक ध्यान दिया गया उत्तर दक्षिण संवाद के अपेक्षा। तो इस प्रकार से आज जो जो सहयोग है वह सार्क के माध्यम से, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, आसियान के माध्यम से, G15, G77 आदि के माध्यम से हम इसमें अग्रसर हो रहे हैं। तो दक्षिण दक्षिण का सहयोग जो UNCTAD अंटार्कटिक सम्मेलन था, इसके लिए और मैंने बताया इसमें जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड की बात थी, इसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात थी। इसके बाद कार्टागेना सम्मेलन में 1992 में भी साझेदारी की बात की गई। ग्रुप 77 की बैठकें हुई। ग्रुप 77 में बहुत सारे देश अफ्रीका के हैं, तो इसकी बैठकें हुई, इसमें भी दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात की गई। और इसमें समुद्री कानून, शस्त्र नियंत्रण, अणु ऊर्जा जिसके बारे में मैंने बताया कि परमाणु आधारित जो एनर्जी का जो आधार है उसको अणु ऊर्जा बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इस सब की बात हुई। गुरुनिरपेक्ष आंदोलन का जब भी शिखर सम्मेलन हुआ, चाहे 1961 का बेलग्रेड हो, चाहे 1975 का सम्मेलन हो, या 1992 1995 का हो, या 96 97 का, हाल ही में 2018 का, उसमें भी हमेशा से दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात की गई। G15 मतलब ग्रुप देश जो विकासशील देश हैं, उसमें 15 देश सम्मिलित हैं। इसमें भी मलेशिया में भी इस पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात की गई। तो इसके माध्यम से एक G15 का जो चौथा सम्मेलन था वह नई दिल्ली में हुआ, इसमें भी इसकी बात की गई, लेकिन बहुत से देशों के जो प्रमुख थे वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। उसके बाद हरारे में जिम्बाब्वे में व्यापारिक मुद्दे की बात की गई, व्यापार के आधार पर सहयोग की बात की गई। तो इस प्रकार से जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है पूरी तरीके से व्यापारिक है, तकनीकी आधारित है, शांतिपूर्ण है, तथा विकासशील जो देश है आपसी समझ विकसित करता है कि कैसे देश एक दूसरे की सहायता करें। तो इसमें ये बात है। अब हम बात करेंगे इसमें किस प्रकार से अगला जो हमारा टॉपिक है दक्षिण दक्षिण सहयोग, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है इसका। तो इसमें हम जो अगला बात करेंगे वह संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम सुधारों की बात करें। संयुक्त राष्ट्र संघ दरअसल है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ सभी लोग जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और वर्तमान में इसके 193 देश इसके सदस्य हैं। इसमें दो प्रकार के जो अस्थायी अस्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। अस्थायी देशों में 10 देश हैं, जिसमें भारत अभी है, अध्यक्षता भी भारत ने किया है। और अस्थायी देशों में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स में 5 देश हैं, और जिनकी जो 5 देश हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। तो इन 5 देशों का जो महत्वपूर्ण जो उनकी उपलब्धि है वो यही है कि अपने आप में बहुत ही मतलब धनी रहे हैं, शक्तिशाली रहे हैं, हथियार उनके पास अधिक रहे हैं, और ये विश्व की शांति बनाने में सहयोग करने में भूमिका भी निभाए हैं। इनके पास वीटो पावर है। वीटो का मतलब विशेष शक्ति है। ये 5 देश जो मुख्य रूप से हैं 5 देश, इसमें है चाइना, फ्रांस, रूस, अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन, ये सब देश हैं। तो कौन कौन से देश हो गए? चाइना, फ्रांस, रूस, अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन इसमें सम्मिलित है। और इन नॉन परमानेंट जो होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, लेकिन जो 5 परमानेंट है वो 1945 से लेकर के अब तक बने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात इसीलिए होती है कि जो 5 परमानेंट देश है, क्या वर्तमान में कोई ऐसा देश अभी तक विकसित नहीं हो पाया है, इतना शक्तिशाली नहीं हो पाया है किसी भी तरीके से कि उसको भी 5 देशों के स्थान पर 6ठा या 7वां देश के रूप में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में उसको जगह मिले। इसकी बात होती रही है, और इसकी बात आज से नहीं हो रही है। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों से लेकर के आज तक चली आ रही है। जब भी मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तभी ये बात आई थी कि भारत शक्तिशाली श्रेणी में आ रहा है। भारत को भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता है भारत को भी मिलनी चाहिए। अब उससे पहले भी बातें हुई हैं, जब हम लोग
एमए कर रहे थे 2001-2 में, उस समय भी हमारे प्रोफेसर थे CSR मूर्ति, उन्होंने बताया कि भारत डिमांड कर रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का। ये बात उन्होंने 2001 के कक्षा में कही थी, जब लोग एमए कर रहे थे। तो उन्होंने उस समय कही थी कि भारत डिमांड कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारत मांग तो कर रहा है, लेकिन आने वाले 50 साल में भी भारत को इसकी सदस्यता नहीं मिलेगी। 2002 में उन्होंने बात की थी, 1 में बात की थी, आज 2023 चल रहा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसको या तो संयुक्त राष्ट्र संघ ही समाप्त हो जाए, और नहीं तो संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा, उसके वीटो के 5 देश यही रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत को, क्योंकि यदि अमेरिका चाहेगा तो चीन उस पर वीटो लगा देगा, और यदि चीन चाहेगा तो अमेरिका वीटो लगा देगा, और रूस और ग्रेट ब्रिटेन में देश बनने की कोशिश करते हैं, अमेरिका भी बनने की कोशिश करता है। तो लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा आने वाले समय में। तो भारत क्या है, अभी भारत की स्थिति अस्थायी देश के लिए है, जो चुने जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सभी देश, जो 10 देश हैं, बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं अस्थायी देशों की। तो इसमें सुधार की बात यही है, जो सुधार होनी चाहिए वो ये है कि क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति बनाने में सक्षम हो पाया है। तो इसका एक उत्तर यह है कि हाँ, सक्षम भी रहा है, क्योंकि 1945 से लेकर के अब तक कोई भी इस तरह का युद्ध नहीं हुआ है जो ऐसा लगे कि सिर्फ एक विश्व युद्ध हो गया है। युद्ध होते रहे हैं, छोटे छोटे आक्रमण होते रहे हैं। अभी यूक्रेन पे हमला चल रहा है रूस का, लेकिन इसको भी रोकने में कामयाब नहीं हो पाया संयुक्त राष्ट्र संघ, जो यूनाइटेड नेशन बोलते हैं इसको। या आप ये ले लीजिए कि जो आतंकवादी गतिविधियां थी, पूरी तरीके से रोकने में कामयाब नहीं हुआ। इसने अपना रेजोल्यूशन तो पास किया 28 सितंबर 2001 को 1373, जिसको मैंने अभी जिक्र किया आतंकवाद वाले जो एक टॉपिक था उसमें। तो कुल मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं ना कहीं विफल भी रहा है, लेकिन शांति बनाने में कामयाब भी रहा है। क्योंकि जब ये शांति बनाने में कामयाब इसलिए रहा है कि कोई बहुत बड़ा युद्ध घटित नहीं हो पाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसकी भूमिका अत्यधिक संतोषजनक नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी सक्रिय भूमिका विशेष रूप से शीत युद्ध की अवधि के दौरान, मतलब जब शीत युद्ध चल रहा था 1945 से 1991 के बीच में, तो दुनिया में महाशक्तियों और अन्य प्रमुख शक्तियों के बीच तनाव को सीमित करने में यह सफल रहे हैं, और मानवाधिकार मानदंड बनाने, मानवीय गतिविधियों को पूरा करने, शरणार्थी समस्याओं को निपटाने में इसकी भूमिका रही है। जो शरणार्थी समस्या है मानवाधिकार के रूप में है, इसकी पूरी तरीके से इसमें भागीदारी रही है, इसने पूरा किया है। ऐसा भी नहीं है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरी तरीके से उसकी चीजों को नकार सकते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं ना कहीं जो दबदबा वाले देश हैं, जैसे अमेरिका तथा रूस या चीन या फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन, इन हाथों की कठपुतली भी रहा, इन्हीं के माध्यम से चलता है। इसीलिए भारत को जब सुधारों की बात होती है, भारत इसमें सदस्यता की मांग करता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोड़ा अटकाने किया जाता है। तो इसीलिए इसमें सुधारों की बात आज मांग हो रही है, कई वर्षों से, पिछले 20-25 वर्षों से मांग हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हो और भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच भी है जहां सभी देश मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून पर चर्चा तथा व्याख्या करने के लिए मिलते हैं। इसकी बैठकें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है। तो इस प्रकार से वहाँ बैठकें होती हैं। इसका अपना चार्टर है, जो इसके अपने चार्टर में तमाम बातें लिखी गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बातें लिखी गई हैं, जिसका जिक्र अध्याय 7 में है। इसमें अनुच्छेद 13 है या 39 से के 50 के ऊपर तक ही अनुच्छेद, इसमें सारी सुरक्षा की बात है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अपना दबदबा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अपना वजूद है, एक अपना इसकी प्रकृति है, एक कार्य करने की शैली है, जिसके माध्यम से विश्व में शांति व्यवस्था बनाई रखी गई है। और महासभा इसका सबसे बड़ा जो बैठने का स्थान होता है, महासभा जिसको कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में 193 देश साथ में बैठते हैं, छोटी मोटी बैठकें होती हैं, किसी भी मुद्दे पर चर्चा की जाती है। और बहुत लोग जानते होंगे, पढ़ते भी होंगे कि कश्मीर का जो मुद्दा था देश की आज़ादी के बाद, तो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने वाला कौन देश था, सभी लोग इससे परिचित हैं।
वहां से भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके सुरक्षा परिषद की बात मैंने बताया है कि 5 अस्थायी 10 अस्थायी देश हैं तथा अनेक इसके अंग हैं। इसमें आर्थिक तथा सामाजिक परिषद है जिसमें 54 देश हैं और बहुत से इसके अंग हैं, जैसे ILO है, FAO है, IBRD है, ITU है, IMO है, WMO है, WIPO है, UNITO है, IFAD है, UNWTO है। तो UNWTO का मतलब टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और WTO दूसरा है। UNCTAD है मतलब कि व्यापार और विकास परिषद का सम्मेलन का एक अपना जो इसका कार्यक्रम है, ITC कार्यक्रम है। UN हैबिटाट है, UNCEF है, यूनिसेफ जिसको बोलते हैं, UNHCR है। तो ये तमाम इसके संगठन है। WFP है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, या यूनियन जो बनाया गया, जो नया एक संगठन बनाया गया यूनाइटेड नेशन वुमेन करके, यह भी है। तो जिसने जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की या महिला सशक्तिकरण की बात करता है। इसका अपना ट्रस्टीशिप काउंसिल था जो 1994 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका सचिवालय है। लेकिन इसके सुधारों की बात जो की जाती है वो सुधार इस सब में नहीं की जाती है, सुरक्षा परिषद के सुधार की बात की जाती है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में भारत तथा अन्य ऐसे देश हैं जो वास्तव में मजबूत हो रहे हैं, उनको सदस्यता नहीं मिली। तो संयुक्त राष्ट्र संघ फिलिस्तीन संकट को कामयाब करने में सक्षम नहीं हो पाया, जो 1947 में उपजा। 1950-53 में कोरियाई युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं हो पाया। 1956 में सुएज नहर का जो एक संकट था, जो राष्ट्रीयकरण के चलते मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा जब सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल सुएज नहर कंपनी का जो हिस्सा था उस पर इजराइल द्वारा हमला किया गया। उसका जो एक संकट उत्पन्न हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ विफल रहा। लेकिन ऐसे विफलता नहीं थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संघर्ष विराम समझौते की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भी भेजी, जिसको जो यूनियन फोर्स जिसको बोलते हैं, जो कई देशों के सैनिक इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसके योगदान के लिए लेस्टर पियर्सन जो कनाडाई राजनीतिक हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऐसा नहीं है, 1991 में खाड़ी संकट था तो इसमें भी अपनी भूमिका निभाई है। और तो कामयाबी और नाकामयाबी दोनों इससे जुड़े हुए हैं। फिर भी जो इसके मान है वो वहीं पे आके अटकती है कि हम किस प्रकार से जो है सामूहिक सुरक्षा के जो मापदंड हैं, इसमें सुरक्षा परिषद है और उसके 5 सदस्य हैं, उसमें भी और सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित करने की बात हो। तो ये बात जो है ये कहीं ना कहीं इसमें ये बात निकल के आती है कि भारत जैसे देशों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। और यही नहीं, पर्यावरण संकट पर भी इसने काम किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उसमें भी भारत की भी भूमिका रही। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बहुत सहयोग दिया है। अफ्रीका में भी जो भी गृह युद्ध हुए हैं, नाइजीरिया या देशों में, उगांडा वगैरह में, उसमें भी भारत ने यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में भाग लिया है। भारत के सैनिक ने पूरी तरीके से सहयोग प्रदान किया है। और भारत का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट का हिस्सा है, उसमें भारत ने अपने कुछ हिस्से में बढ़ोतरी की, हालांकि वो बहुत कम है। आधा ज्यादा तो अमेरिका देता है और उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूस देते हैं, लेकिन भारत का उसमें 0.8% हिस्सा है पूरे 100% में, तो बहुत कम है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भारत उस हिस्से को तभी बढ़ाए जब लगे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। तो इस प्रकार से इसकी कमियों को मैंने बताया है। NPT के जो हस्ताक्षर हुए वो भी नहीं पूरे हो पाए। रवांडा में जो 1995 में जो रवांडा में जो एक सिविल वार का गृह युद्ध था वो जो चला, उसमें भी कहीं ना कहीं जो घटना थी उसमें भी रोकने में सक्षम नहीं हुआ। तो इस प्रकार से तमाम ऐसी चीजें हैं। ट्यूनीशिया है, मिस्र, लीबिया, यमन, हजारों जिसमें हजारों मौतें हुई, लीबिया में 40,000 से लोग मारे गए, इसमें भी कहीं ना कहीं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता दिखाई देती है। ISIS की बात है, इसके लिए भी दिखाई देती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये बात निकल के आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति बनाने में पूरी तरीके से सफल भी नहीं रहा, पूरी तरीके से विफल भी नहीं रहा। लेकिन
यदि इसमें ये कहा जाए कि सफल या विफल में किसको ज्यादा हम अंक देंगे, तो उस हिसाब से माना जाएगा कि पूरी तरीके से ये विफल तो नहीं रहा, सफल ज्यादा रहा। तो वही है, इसके सुझाव में, सुधार के सुझाव में सबसे बड़ा यही है कि सुरक्षा परिषद में कम से कम 15 से लेकर के 30 सदस्य और 5 सदस्य हैं, लेकिन 15 सदस्य और रखे जाएं। तो ये इसकी बात है। और बान की मून के कार्यकाल में कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए गए थे। जब बान की मून कोरिया के जो थे उसके महासभा सचिव थे, तो उनके समय में एक इसकी बात की गई थी कि इसमें सुधार किया जाए। तो कुल मिलाकर के इसमें जो सुधारों की बात है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता देने की बात है, और ऐसे देशों की अस्थायी सदस्यता देने की बात है जो अपने आप को बहुत मजबूत कर रहे हैं। तो ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। अब एक अंतिम टॉपिक बचा है क्षेत्रीय संगठन। जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं वो कौन कौन से क्षेत्रीय संगठन है? क्षेत्रीय संगठन में हमारे यूरोपियन यूनियन होगा, जिसको बोलते हैं, आसियान होगा, सार्क होगा। इसी में से क्वेश्चन आ सकता है। सार्क के बारे में जान लीजिए। सार्क की स्थापना 85 में हुई, जिसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। इसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव तथा श्रीलंका शामिल है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में विभिन्न क्षेत्रों में जो व्यापार क्षेत्र है या सांस्कृतिक जो भी या समसामयिक क्षेत्र जो है उसमें सहयोग तथा बढ़ावा देना है। इसके लिए साप्टा की शुरुआत हुई थी, और 1987 में काठमांडू शिखर सम्मेलन के दौरान आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग करने पर भी चर्चा हुई। सार्क का एक शिखर सम्मेलन 87 में हुआ, और 91 में कोलंबो में तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की बात की गई। इसका 11वां शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2002 में हुआ, जिसमें व्यापार, वित्त तथा निवेश की बात की गई। इस प्रकार से इसके सम्मेलन होते रहे हैं। हालांकि इधर बीच कोरोना काल में इसके सम्मेलन नहीं हो पाए हैं, और सार्क को महत्व देना चाहिए मेरे हिसाब से। सार्क एक ऐसा चीज है जो दक्षिण पश्चिम संवाद को जीवन करने में भूमिका निभाता है। और लेकिन हाल के देशों में देखा जाए तो भारत ने अपनी जो विदेश नीति में परिवर्तन किया है, वह लुक ईस्ट को ज्यादा भाव दिया है, पूर्व की ओर देखो पर ज्यादा अपना फोकस किया है। तो लेकिन हम सार्क की महत्ता को, 1985 में इसकी स्थापना हुई, उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो उसकी महत्ता को हम कम नहीं कर सकते। उसी प्रकार आसियान है, इसकी स्थापना 1967 में हुई। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र। इसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया तथा इंडोनेशिया। 1 मिनट का हम विराम लेंगे, उसके बाद फिर अगली शुरू करते हैं। तो हम इसके बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से आसियान के जो देश हैं, जिसकी स्थापना 1967 में हुई, क्योंकि आसियान के बहुत से अधिकतर देश पूर्वी एशियाई, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में है। तो भारत लुक ईस्ट के जो आजकल भारत की जो नीति है, लुक ईस्ट के तरफ ज्यादा है, मतलब पूर्व की ओर देखो। तो इसमें जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य जो इसका आसियान का लक्ष्य है। इसमें भारत सफल भी हुआ है। सभी देश जो इसमें कार्य कर रहे हैं, चाहे लाओस, कंबोडिया हो, सिंगापुर हो या फिलीपींस, मलेशिया हो। मलेशिया में रबड़ का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, भारत उससे सहयोग लेता है, भारत भी सहयोग देता है।
किसी व्यापार उद्योग के क्षेत्र के मामले में परस्पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। और 2003 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का जो लक्ष्य था उसमें इन्होंने सफलता भी प्राप्त की है इन देशों में। और जब इसकी बैठक मंजिला में 98 के आसपास हुई तो इसमें पूंजी निवेश, व्यापार, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में भी सहयोग करने की बात की गई थी। आसियान है, ये मिल जाएगा इंटरनेट पे, इसको सब लोग पढ़ लेंगे। अब इसमें बात आती है जो ऐसे देश जो साउथ का ऑपरेशन कोई नहीं, कुछ ऐसे देश भी हैं जो क्षेत्रीय संगठन को अन्य माध्यमों से हम देखें तो यूरोपियन संघ की बात होती है। यूरोपियन संघ क्या है? यूरोपियन यूनियन, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई। इसमें 27 देश हैं। तो इसकी मुद्रा यूरो है, जो लाया गया 98 में लाया गया। तो इसका भी लक्ष्य यही है, यूरोपियन यूनियन 27 देश हैं इसमें और 93 में इसकी स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य है कि राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण की भावना, जो एक मास्ट्रिक्ट जो संधि थी उसके द्वारा जो भावनाएं थी उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। इसमें यूरोपियन संसद है, यूरोपीय न्यायालय है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक है। और हाल ही में जब इसके 28 देश थे, इसमें ब्रिटेन बाहर हो गया, इसको ब्रेक्जिट भी बोलते हैं। तो उसमें भी ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन इससे बाहर हो गया। और जो इसका संसद है ब्रुसेल्स में है, और जो सचिवालय है उसका वो लग्जमबर्ग में है। और इसकी जो भाषाएं हैं वो यूरोपीय भाषाएं हैं, जो यूरोप के अगल इर्द गिर्द पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी यूरोप के अगल बगल बोली जाती हैं। और इसकी जो इसमें सबसे ज्यादा जो 27 देश हैं, उस 27 देशों में सभी यूरोपियन देश हैं, इसमें ब्रिटेन था और वो बाहर हो गया। तो इसमें अध्यक्षता मुझे लगता है कि कौन सा देश कर रहा है, पहले तो फ्रांस कर रहा था, अभी देखना पड़ेगा कौन सा देश कर रहा है। तो इसका जो एक तो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यूरोपियन यूनियन का यही है कि जो आंतरिक इनका साझा बाजार है, जो एक जो एग्रीमेंट या समझौता के माध्यम से जो एक बाजार को संचालित करता है, ये यूरोपियन यूनियन का एक उद्देश्य है। क्योंकि ये यूरो चलाते हैं, मुद्रा चलाते हैं यूरो, और इन देशों के बीच में जो एक माल है जिसको सामान बोलते हैं या पूंजी है, जो रुपया पैसा है, जो सर्विस है, वो मुफ्त में होता है। मतलब कि एक कोई फ्रांस गया और वहां से कोई एक वीजा मिलता है, उसको ले ले तो जो बॉर्डर पे बिना रोक टोक के आ जा सकता है। और डेनमार्क, फ्रांस या फिनलैंड या जर्मनी, स्विट्जरलैंड कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जितने भी देश हैं, जो रोमानिया हुआ या लग्जमबर्ग हुआ, माल्टा हुआ, हंगरी हुआ, इटली हुआ, इसमें भी आदमी आ जा सकता है। फिनलैंड हो गया, स्पेन हो गया, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं। तो ये देश आपस में कानून, चिकित्सा तथा टूरिज्म को, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को सभी में व्यापार के रूप में संचालित करते हैं और आपस में ये अपने आप को समृद्ध भी कर रहे हैं। तो जो समृद्धि है इसकी यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक अपने आप को यूनियन बनाया है। तो इसी ये जो यूनियन है बहुत अधिक विकसित हो रहा है। और इस विकसित होने के साथ साथ ये माना जाता है कि इसका जो व्यापार क्षेत्र है वह बहुत ज्यादा है। बहुत इसका व्यापार क्षेत्र जो इसकी आर्थिक तरक्की है बहुत ज्यादा है। हालांकि G20 और G7 की सबसे ज्यादा मांगी जाती है, लेकिन इसमें भी इनका भी जो एक अपना लेन देन है और बहुत ज्यादा है। इसका GDP जो है टोटल विश्व में 24.9 ट्रिलियन US$ का है। और जो इसका गिनी कोफिशिएंट है 30.0 है, और उसी प्रकार इनका अपना लेन देन होता है। तो ये भी एक हो गया, इसको भी सब लोग पढ़ लेंगे, बहुत छोटा चीज है ये यूरोपियन यूनियन। अब कुछ छात्रों ने इसमें भर रखा है अपना, मुझे लगता है कि एक कुछ छात्र ने भरा है शायद सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भरा है। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो जिन लोगों ने भरा है उसको मैं बता दूं कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में 4 यूनिट है। और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में जो 4 यूनिट है उसमें राजनीतिक समाजशास्त्र की बात है, जनमत की बात है, आधुनिक प्रचार माध्यम है, राजनीतिक व्यवहार है, राजनीतिक दल है, भारतीय राजनीति में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, लोक शक्ति है, ये सब है। अंतरराष्ट्रीय नहीं, ये राजनीतिक समाजशास्त्र पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बहुत सरल है, मैंने इसका मटेरियल ग्रुप में डाल दिया है। सब लोग जो लोग भी इसको भर दिए हैं गलती से
प्रश्न पत्र नंबर 12 का आप उसको समझें। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मतलब ये होता है कि राजनीति क्षेत्र में जो समाज की जो चीजें हैं, समाज को राजनीति किस नजरिए से देखता है, या राजनीति में समाज का क्या स्थान है, समाज के लोगों का क्या है, समाज के माध्यम से राजनीति कैसे प्रभावित होता है, उसी को हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बोलते हैं। और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी अपने आप में एक पॉलिटिकल साइंस की एक शाखा है। इसी प्रकार कुछ लोगों ने जो भरा है वह पेपर भरा है, एक स्थानीय शासन का पेपर भरा है। उसमें स्थानीय शासन में लोग ये 73वां और 74वां संशोधन को पढ़ लेंगे, जिसमें ग्राम पंचायत जान जाएगा, ग्राम पंचायत क्या होता है, जिला पंचायत क्या होता है, तथा नगर निगम परिषद या स्थानीय सुशासन क्या होता है उसकी समीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता समिति को ध्यान रखेंगे, अशोक मेहता की समिति को ध्यान रखेंगे। 1950 से जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण की या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है, उसको लोग ध्यान रखेंगे। उसमें जी के राव समिति है, रेव सिंघवी समिति है, पी के थोंगन है, और 1992-93 का 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन है। इसके बारे में भी लोग उसको समझ लेंगे जिन्होंने भारत में स्थानीय सुशासन पेपर भर दिया है। अब कुछ लोगों ने भारत की विदेश नीति भरा ही होगा, ज्यादातर लोगों को 12 का भी। तो भारत की विदेश नीति में जो भारत की जो विदेश नीति है सभी लोग जानते हैं, परिक्षेप पर आधारित है। अभी मैंने बताया गुट निरपेक्षता भी इसका भारत की विदेश नीति का लक्ष्य रहा है, तथा भारत की किसी भी विदेश नीति का जो मुख्य आधार होता है राष्ट्रीय हित होता है। तो भारत भी अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार काम करता है, नीति निर्धारण करता है। भारत यूक्रेन हमले को लेकर के रूस को कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें अपना भारत का राष्ट्रीय हित है। भारत ने श्रीलंका में शांत सेना राजीव गांधी के समेत भेजने का प्रयास किया, ये भी उसका अपना राष्ट्रीय हित था। भारत नेपाल को सहायता देता है, इसमें भारत का राष्ट्रीय हित झलकता है। तो भारत का जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से भारत तथा अफ्रीका का, भारत तथा रूस की जो विदेश नीति है, भारत चीन की, भारत तथा जो पड़ोसी देश है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके बारे में। और भारत की जो एक आर्थिक कूटनीति है, जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, और किस प्रकार से साउथ एशिया में, नॉर्थ ईस्ट एशिया पॉलिसी में जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो कार्य कर रही है, या भारत की जो परमाणु नीति और किस प्रकार से है। तो इसमें हम सबने बता दें भारत अमेरिका की जो विदेश नीति का संबंध है, इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार होता है, दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक दूसरे देश में आते जाते रहते हैं, और दोनों देश शांति के लिए तत्पर हैं। इसी प्रकार भारत रूस का संबंध बहुत पुराना है, रूस से भारत को अनेकों सहायता मिली, चाहे वह भिलाई का कारखाना हो या जो भी, तो रूस ने भारत को बहुत कुछ दिया है। भारत रूस का बहुत पुराना संबंध रहा है। भारत चीन का संबंध है, वो भारत चीन के संबंध में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे तो यही पाएंगे कि भारत चीन का जो झगड़ा हुआ 1960 के दशक में, उसके बाद से भारत चीन का संबंध बिगड़ता गया, और जो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र का जो सीमा है उस पर चीन का जो एक प्रभुत्व है, या जो चीन उसमें घुसपैठ करता है, उससे भी भारत चीन के संबंध खराब होते हैं। भारत चीन के व्यापार के बारे में हम इसमें पढ़ सकते हैं। भारत का पड़ोसी देश में श्रीलंका के बारे में पढ़ सकते हैं। श्रीलंका में एलटीटी की समस्या है, या समस्या थी जो, उसको भारत ने किस प्रकार से अपने विदेश नीति के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास किया, इसके बारे में समझें। भारत नेपाल का जो काला पानी का क्षेत्र है, या भारत नेपाल में अभी हाल ही में भारत नेपाल के बीच ट्रेन का आवागमन का आरंभ किया गया है जनकपुर के क्षेत्र की तरफ से बिहार से, इसके बारे में लोग पढ़ लें, उसको समझने इंटरनेट पे मिल जाएगा। और काला पानी का जो क्षेत्र है जो उत्तराखंड के पास में जो काला पानी का क्षेत्र है, इसको भी लोग पढ़ लें। तो भारत नेपाल के बारे में भी समझें। और भारत पाकिस्तान का लोग जानते होंगे, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर के जो संघर्ष चलते रहते हैं, वो उसके बारे में लोग पढ़ें। भारत पाकिस्तान को लेकर के सिमला समझौता हुआ है, भारत पाकिस्तान ट्रेन भी चलती है, ऐसा भी नहीं भारत पाकिस्तान के बीच कुछ नहीं है, ट्रेन भी चलती है, साथ समझौते भी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में लाहौर समझौता हुआ, आगरा का समझौता हुआ, बसें चलती हैं। तो ऐसा नहीं है, भारत पड़ोसी देश के बीच में बसें भी चलती है, ट्रेनें भी चलती हैं, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो या पाकिस्तान हो, ट्रेन बसें सब चल रही हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष भी है। तो कुल मिला के दक्षिण दक्षिण जो संवाद है जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। पड़ोसी देश ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, तो शांति बनाए रखनी चाहिए।
एक सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए सभी पड़ोसी देशों का, और भारत इसमें अग्रणी भूमिका इसलिए निभा सकता है क्योंकि भारत हर पहलू से पड़ोसी देशों से अपनी मजबूत स्थिति में है। चीन को छोड़ दिया जाए, चीन हमारा उस तरह से डायरेक्ट पड़ोसी नहीं है, चीन को छोड़ दिया है तो हम अपने अगल बगल पड़ोसी देशों में बहुत अच्छी स्थिति में है। और भारत की जो आर्थिक कूटनीति है, आर्थिक कूटनीति मतलब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ये किस प्रकार से साउथ एशिया में या ईस्ट एशिया में किस प्रकार से अपने अर्थव्यवस्था के माध्यम से अन्य देशों को सहायता प्रदान कर सकता है, चाहे सार्क हो, आसियान हो। उसकी बात की जाए, कृषि की बात हो, उसमें भी भारत अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। कृषि हुआ, मत्स्य मतलब फिशरीज हुआ, समुद्र का जो अपना रूट मार्ग है व्यापार का, उसमें भारत का वेस्ट एशिया के साथ संबंध है उसमें। तो आर्थिक कूटनीति में भारत की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है क्योंकि भारत इस समय वर्तमान की अर्थव्यवस्था है। तो भारत तीसरे चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था होने के साथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को बढ़ा सकता है, आर्थिक कूटनीति को बढ़ा सकता है और शांति सहयोग स्थापित करने में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत की परमाणु नीति के बारे में मैंने बताया है, परमाणु अपसार वाले भी कि भारत किस प्रकार से 1974-1998 में परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद उसके ऊपर तमाम सैंक्शन लगाए गए, व्यापार न करने की बात की गई। भारत ने संपूर्ण परमाणु प्रयोग की भी बात की है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन सम्मिलित है और ऊर्जा का प्रयोग है। तो ये सब चीजें हैं। तो भारत की विदेश नीति, मुझे लगता है इसका मटेरियल व्हाट्सएप पे भेजा हूँ या दोबारा भी भेजने का प्रयास कर दूंगा। तो आज का जो ये पूरा जो एक MA थर्ड सेमेस्टर का है, लगभग सभी पेपर को मैंने इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो भारत की विदेश नीति हो गई, या स्थानीय सुशासन हो गया, या पॉलिटिकल सोशोलॉजी राजनीतिक समाजशास्त्र हो गया, या अभी जो मैंने जिस पर कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर मैंने अपनी बात रखी, वह है समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। उस पर मैंने चर्चा की। तो मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई प्रश्न पूछ रहा है तो पूछ ले, अन्यथा मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। और अब सब लोग अपने एग्जाम की तैयारी करें। 28 से एग्जाम है, उसमें तैयारी करें। 100 नंबर का प्रश्न आएगा और उसको सब लोग अपना तैयार करें। तो यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछें, अपना म्यूट करके अनम्यूट करके पूछें किसी को प्रश्न पूछना है तो मुझे लगता है किसी को प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सभी लोग मुझे लगता है बातों को समझ गए हैं। और कुछ मटेरियल मैं भेज दूंगा, तो उसको सब लोग पढ़ते रहें, एग्जाम की तैयारी करें। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मुझे लगता है यूट्यूब पर भी चल रहा है, तो वहां से भी देख सकते हैं लाइव। और यदि लाइव नहीं चल रहा हो तो इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे डालूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास समाप्त किया जा रहा है। अब आप लोग एग्जाम के लिए अपनी तैयारी करें। 28 से एग्जाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।